कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। बतलाएं क्या ठिकाना अभी रह गुजर में हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते न हो, हम अजनबी तो हैं मगर अपनी नजर में हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक को सीखने के लिए। जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th का ये सेकंड चैप्टर है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम एटम को समझेंगे और एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनको समझेंगे, और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसी हुई, और उन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनकी डिस्कवरी और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हुए हम ये समझ चुके थे कि जो हमारी केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री मटेरियल साइंस है, और उस मटेरियल साइंस में हम उस मटेरियल के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसी चीज को हम आगे अगर बढ़ाएं तो सबसे पहले हम मैटर को समझेंगे, फिर उसके अंदर की बात को हम समझेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमको आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही सुविधा होगी। हो सकता है आज के सेशन से किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ भी लिए जाएं, और हो सकता है ना भी पूछे जाएं, लेकिन बिना इसको समझे हम लोगों को आगे की सारी बातें समझना उतना आसान नहीं होगी। इसलिए आज के इस सेशन को हम लोग समझेंगे और फिर वन बाय वन हम आगे टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंशियल वे में इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारा क्या है, मटेरियल साइंस है। और जब ये मटेरियल साइंस है, सबसे पहले हम मैटर को समझें। कोई भी आपका मैटर है, वो बच्चे समझते हैं मैटर क्या है। उसको आप तोड़िए, तो मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, उस पार्टिकल्स को भी तोड़िए तो पार्टिकल भी आपका मॉलिक्यूल में टूटेगा। और मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होगा, एटम्स में टूटेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग डिस्कस करते थे, कोई अगर हमारे पास बिल्डिंग है, अगर हमारे पास कोई भी अगर बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग अगर हमसे बात की जाए तो इस बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है, वो छोटे छोटे ईंटें हैं, वो ब्रिक्स है। अगर हम किसी बुक की बात करें तो उस बुक का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, अल्फाबेट है। वो क्या है, उसके वर्ण है, उसके अक्षर है। ठीक इसी तरह से हम जब किसी मैटर की बात करते हैं तो मैटर का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एटम्स है। ये बात कौन कर रहा है, एटम्स तक की बात को कौन समझा रहा है, इस बात को हम लोग आगे डिस्कस करें। इससे पहले हमको एक बात समझना पड़ेगा, जो हम बार बार एटम कहते हैं वो एटम क्या है, उस एटम का मतलब क्या होता है। क्योंकि जिस समय हम ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, जिस समय का ये कॉन्सेप्ट है, उस समय हम लोग मैटर को एटम तक की जो बात कर रहे हैं, एटम्स जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या मिलता है। उसका मतलब है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब एटोमियो, या कुछ बुक्स में लिखा होता है एटमॉस, जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिवाइड, या अनकटेबल, या नॉन डिवाइजिबल। यानी अगर जो हम एटम की बात करें, कि जो एटम्स हैं, यानी एटम की जो बात करें तो किसी भी मटेरियल का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं,
एटम। यानी एटम का मतलब है एटम इज द अनडिवाइजिबल पार्ट ऑफ मैटर। बहुत अच्छे से, यानी एटम क्या है? अनडिवाइजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ये भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? किसी भी मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है। ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहा है वो अपने उस जमाने का बहुत ही मशहूर और बहुत ही नामी साइंटिस्ट, जिनको हम लोग जानते हैं, जॉन डाल्टन। ये सारी बात मैटर को लेकर के, मैटर की बात, एटम्स तक की जो बात हम लोग सोच रहे हैं, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? डाल्टन। इससे पहले भी बहुत सारी बातें आती हैं कि कनादी नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, जिसको उन्होंने 1808 में प्रपोज किया। और इन्होंने ये माना कि जो एटम का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है। एटम क्या है? मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है। यानी मैटर को अगर हम ब्रेक करें तो फाइनली हम एटम तक ही जा पाएंगे, अगर हम डाल्टन की बात माने। उस समय एटम का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, आज के हिसाब से हो सकता है कि आपके समझ में आए ये तो कुछ गलत था, लेकिन आज गलत है, 2023 में ये बात गलत है, लेकिन जिस समय 1808 में बता रहे थे ये बहुत बड़ी बात। और साथ ही साथ जॉन डाल्टन एटम को समझाने के लिए, एटम को बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अपने उस थ्योरी में इन्होंने कहा क्या? अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं हमारी स्लाइड में, एक साइड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है मैटर। जो पहली बात हम बड़ी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एटम मैटर का इनडिवाइजिबल पार्ट है, ये अल्टीमेट पार्टिकल्स है, यानी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने मैटर के इस पार्टिकल को हमने एटम कहा। ठीक। दूसरी बात इन्होंने जो बताई वो ये बता रहे हैं कि जो ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। यानी कोई भी तत्व है, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, किसी भी हम तत्व की बात करें, तो इस तत्व के जो सभी परमाणु हैं, तत्व के जो सभी परमाणु हैं, उनका परमाणु भार, उनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, यानी इक्वल होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो विभिन्न एलिमेंट्स हैं, उनके जो परमाणु हैं, उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक मास, ये बात इन्होंने बताई। साथ ही साथ इन्होंने और बात बताई, उन्होंने उसमें इन्होंने क्या कहा कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। यानी अगर हम कंपाउंड की बात करें, अगर हम कंपाउंड की बात करें, जिसे आप यौगिक कहते हो, अगर हम इसकी बात करें तो एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एटम जब, बहुत सारे एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होकर के ये कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक मॉलिक्यूल के साथ, एक कंपाउंड से निकल करके दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से वो रिएक्शन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ये कुछ फंडामेंटल बातें बताई। ध्यान रखें, आज आप 2023 में पढ़ रहे हो,
ये बात बताई जा रही है 1808 में, कितना मायने रखती है उस समय के लिए। और अगर हम इतनी बात समझते हैं अच्छे से, तो हमको एक बात यह भी अच्छे से जानना होगा कि जिस समय ये बातें बताई जा रही थी, वो बातें अपने लिए बहुत मायने रखती थी। मायने इसलिए भी रखती थी क्योंकि उस समय की बातों में बहुत कुछ बातें, जितनी डिस्कवरी के बाद आज हम 2023 में समझ रहे हैं, वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी था वो बिल्कुल अर्ली स्टेज में था। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, इसमें से कुछ तो हुए जो समय के साथ डिस्कार्ड होते गए, इनवैलिड होते गए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने बताई जो आज भी बिल्कुल सत्य है। ये जो हम बात करते हैं अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम को जो इन्होंने अनडिवाइजेबल माना था, ये जो बात इन्होंने कही थी कि एटम इज द अनडिवाइजेबल पार्ट ऑफ मैटर, क्योंकि आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन मिलता है, एटम में प्रोटॉन मिलता है, एटम में न्यूट्रॉन मिलता है। ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल की जैसे डिस्कवरी हुई, तो ये जो पहली लाइन बोली गई थी अनडिवाइजेबल पार्ट, ये बात स्वतः कैंसिल हो गई है। थोड़ा हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हम दो वर्ड यूज करते हैं, आइसोटोप और आइसोबार। जो इन्होंने पहली बात, सेकंड बात बोली है कि कोई भी तत्व है, अगर तत्व सेम है तो उनके एटम सेम होंगे, लेकिन आपको मालूम है आइसोटोप में तत्व तो एक ही है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक आपका कहते हैं 1H1, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन, जिसे आप प्रोटियम कहते हो, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। दूसरा आपका है 1H2 ड्यूटेरियम, जिसे आप कहते हो। तीसरा आपका होता है 1H3 ट्राइटियम। इस तरह से आपको मालूम है कि ये है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही, बट इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट। एलिमेंट सेम, लेकिन इनके एटॉमिक मास, इनका मास अलग अलग। इसका मतलब जो पहली बात बता रहे, सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म वाले परमाणु होते हैं, ये बात तो गलत हो गई। साथ ही साथ अगर हम आइसोबार की बात करें, आइसोबार में एलिमेंट जो आपका है वो अलग अलग है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। आप देखिए आर्गन और कैल्शियम, इसमें अगर आप बात करें तो दोस्तों, डाल्टन ने जो कॉन्सेप्ट उस समय दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट समय के साथ नए नए रिसर्च और नए नए डिस्कवरीज के साथ कुछ तो कैंसिल होते गए, लेकिन कुछ बातें आज भी हम उन्हें एज इट इज मानते हैं और वैसा ही हो रहा है। इस तरह से हमने एटम को लेकर के अपनी बातें, अपनी सारी चीजें समझी। लेकिन यह भी तो हम जान ही गए कि एटम जो हम अनडिवाइजेबल पार्ट ऑफ मैटर बोलते थे, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर बोलते थे, ये आज ये सेंटेंस वैलिड नहीं है, ये स्टेटमेंट आज वैलिड नहीं है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ अनेकों छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं, जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और इनकी अगर डिस्कवरी हो गई है, ये पहली लाइन तो कैंसिल हो गई, लेकिन उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लेकर के आगे की ओर बढ़े, उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में अपनी बातें बताई? आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इट मींस हम एटम की बात करने जा रहे हैं। और एटम के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो कौन थे? जॉन डाल्टन। ये बात आप अच्छे से समझ गए। अगर ये बात हम समझ गए तो हम अपनी इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने में हमारा जो डिस्कशन होगा, उसमें हमें कुछ टर्म्स को सीखना पड़ेगा। वो टर्म्स हमारे कौन से हैं?
जैसे कि हम लोगों ने समझा अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इतना तो हम लोग समझ लिए कि डाल्टन की बात करें तो मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है। बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज हम लोग पढ़ चुके हैं, उस एटम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटम में प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और जैसे ही इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है, और भी नए नए चैलेंजेस, नए नए बातें जनरेट हो जाती है। अब अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कैसी हुई, और डिस्कवरी में जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे बहुत ही जबरदस्त किस्म के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो हम फैराडे के लॉ और फैराडे के एक्सपेरिमेंट को भी हम समझेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट है ये। साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। अगर हम देखें तो इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रूफ हुआ कि एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसको फैराडे ने दिया था, बट वो फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ और है। आर्टिफिशियल एक्टिविटी से भी मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट जवाब यही है। हालांकि इस चैप्टर में या इस टॉपिक को पढ़ते हैं सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ सीखेंगे। फैराडे का क्या काम था, यानी वो डिस्चार्ज ट्यूब से इन्हीं का रिलेशन है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड तो इसी पर सारा काम कर रहे थे। अब हमको हमारे मन में एक प्रश्न आया, वो प्रश्न क्या है दोस्तों, मन में एक प्रश्न ये आया, उसको हम एक कहानी से हम समझे तो ज्यादा अच्छा रहे। वो कहानी कुछ ऐसे है, जैसे एक आदमी है, एक कोई आदमी है, वो एक बच्चा है, समझो बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसकी नेमिंग की बात करते हैं, उसका हम नाम क्या रखें। समझो इस बच्चे की दादी थी, और दादी गांव के किसी बड़े बुजुर्ग के पास गई और बोली कि बच्चे का नाम बता दो, बच्चे का नाम बता दीजिए, बच्चे का नाम क्या रखें। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ बच्चे के बारे में, बच्चा किस दिन पैदा हुआ था। तो दादी ने कहा बच्चा हमारा हुआ था बुधवार को। किस दिन को हुआ था, बुधवार को, दादी ने बताया बुधवार को। वो जो सीनियर मोस्ट या जो भी कुछ विद्वान आदमी थे, यानी समझो कोई पंडित जी थे या कोई विद्वत, यानी उस अपने उस एरिया के कोई समझदार लोग थे, उन्होंने उसका नाम रख दिया, बुधवार को पैदा हुए थे, चलो इनका नाम हम रख देते हैं बुधराम। क्या नाम पड़ गया, बुधराम। आप ये भी समझ गए कि नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि दादी ने बताया कि बुधवार को पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम पंडित जी ने रख दिया, या उस दादाजी ने जो रख दिया, जो गांव के सीनियर सिटीजन थे, क्या नाम रख दिया, बुधराम। ठीक है, अब बुधराम, वो बच्चा बड़ा हुआ, समय से चल करके उसका नाम पड़ गया बुधराम। ठीक है, अब बुधराम के नाम से हाई स्कूल की मार्कशीट बन गई, बुधराम के नाम से आधार कार्ड बना है, मतलब सारी बातें जो भी कुछ है, पैन, यानी ये समझ लीजिए सारा डॉक्यूमेंट इसका जो है वो सब में बुधराम के नाम से ये दर्ज है। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के पास इनका जो नाम दर्ज है वो बुधराम है। समय बीता, ऐसे कोई डिस्कशन किया और भी रिसर्च करने लगा, और रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये जो दादी जिस बच्चे को लेकर के बोली थी कि ये बच्चा बुधवार को पैदा हुआ था, एक्चुअली उस दिन बुधवार नहीं था।
एक्चुअली वो दिन बुधवार नहीं था। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो गया था उस समय दिन चल रहा था, वो चल रहा था गुरुवार। कहानी आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये बच्चा जिसके सारे डॉक्यूमेंट बुधराम के नाम से बने हुए हैं, हालांकि उसके नाम के पीछे उसके जन्म का दिन था बुधवार, लेकिन आज ये प्रूफ हो चुका है कि वो दिन बुधवार नहीं था, गुरुवार है, तो क्या आज उसका नाम हम गुरुप्रसाद रख दें? ये क्या सही है? क्या इसका नाम हम गुरुदत्त कर दें? क्या इसका नाम हम गुरुदीन कर दें? मेरी प्रश्नों का जवाब आपके समझ में आ गया होगा कि हम पूछ क्या रहे हैं। मेरे बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय जॉर्ज डाल्टन एटम के बारे में बता रहे थे, उस समय एटम को ये माना गया था कि ये अनडिवाइजेबल है, ये अनडिवाइजेबल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, और उससे पता कर लिया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो जो इसके पीछे नाम का जो रीजन था अनडिवाइजेबल, ये तो रीजन तो खत्म हो गया, वो काज यहां से खत्म हो गया जिसकी वजह से हमने एटम कहा था। तो क्या आज हम इस एटम का नाम बदल दें? तो मेरे दोस्तों, आपका जवाब होगा एटम का नाम आज भी एटम ही है, वो आज डिवाइड होने के बावजूद भी वो एटम ही है। जिस समय नाम पड़ा था उस समय हम इसे अनडिवाइजेबल मान करके एटम बोले थे, एटोमियो, एटमॉस कैन नॉट बी डिवाइड, अनडिवाइजेबल। बट आज ये डिवाइजेबल है, फिर भी इसका नाम एटम ही है, फिर भी इसका नाम परमाणु ही है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बुधराम का सारा डॉक्यूमेंट बुधराम के नाम से ही था, तो नाम का कारण भले ही गायब हो गया हो, तो कारण के बेस पर अब नाम इनका परिवर्तित नहीं होगा, बुधराम बुधराम ही रहे होंगे, चाहे वो बुधवार को पैदा हुए या गुरुवार को पैदा हुए या मंगलवार को पैदा हुए। इसी तरह से आज हम एटम को एटम ही कहते हैं, भले ही इसके नाम के पीछे रीजन है अनडिवाइजेबल, कैन नॉट बी डिवाइड। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमें विश्वास है कि हम आपको समझा पाए होंगे। और अगर समझ गए हो तो इस सेशन को एक बार शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये काम कर चुके हो तो फिर हम लोग अपने दूसरे सेशन की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम और आपसे पूछ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, एक बार आप देखिए इसे। अगर आपने इस प्रश्न को देख लिया होगा तो नीचे आंसर भी दिख रहा होगा, आपने आंसर देखा होगा तो आप सहमत हो ही गए होंगे। हाँ, आज की बात करें तो उस एटम में 40 प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आज के डेट में। बट इनिशियल सिचुएशन में हम लोगों ने जो डिस्कवर किया था, वो डिस्कवरी की थी हमने इलेक्ट्रॉन की, हमने प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इनिशियल केस में, इनिशियली हम सब ने इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी। आंसर आपको मिल गया। तो मेरे दोस्तों, इस सेशन में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वन बाय वन एक एक फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ते हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। मेरे दोस्तों, हिंदी में आप इन्हें मूल कण बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? मूल कण। या और बोलना चाहो तो आप इन्हें मौलिक कण कह सकते हो। अगर आप ये बात समझ गए तो हम वन बाय वन इन सब की डिस्कवरी पर डिस्कस करें। आप धैर्य के साथ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ चले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी होने के साथ साथ हमारे पास कुछ और नए नए चैलेंजेस आना शुरू करते हैं।
और उन चैलेंजेस की जो पहली बात थी, वो पहला सेशन, पहला जो क्वेश्चन यही था एटम की स्टेबिलिटी को लेकर के। जब एटम को हमने अल्टीमेट अनडिवाइजेबल पार्ट माना था, तो वहां स्टेबिलिटी जैसा क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि एटम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तुरंत ये क्वेश्चन अराइज हुआ, आखिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में रहते कैसे हैं और किस तरह से एटम स्टेबल बना हुआ है। और इन प्रश्नों का जवाब आप एटॉमिक मॉडल्स में आप समझेंगे। एटॉमिक मॉडल्स, इसमें आपका क्लासिकल क्वांटम बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में जहां है वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस प्रश्न का जवाब आपको एटॉमिक मॉडल्स से मिलेगा। और साथ ही साथ इसका रिलेशन दूसरे चैप्टर्स से भी है, दूसरे लेसन से भी है, दूसरे टॉपिक से भी है, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग भी है। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी हमारे मन में जनरेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे क्वेश्चन में आया कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में बिहेवियर की तुलना, इनके व्यवहार की तुलना, और वो व्यवहार फिजिकली भी और केमिकली भी, यानी इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के हम सोचना समझना शुरू कर दिए थे। क्योंकि डाल्टन इतनी बात तो बता चुके थे कि जो एटम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी भी रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, केवल वो रीऑर्गेनाइज होता है। और जैसे उस रीऑर्गेनाइज एटम की बात हुई, एटम के रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, तो जब हम फंडामेंटल पार्टिकल को ध्यान में रखेंगे तो फिर उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे, किस तरह से समझाएंगे, यह भी एक प्रश्न हमारे अंदर जनरेट हुआ। और उस एटम की प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बहुत सारे एटॉमिक प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी अच्छे से वहां डील करते हैं। इसमें हम कुछ पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहां समझेंगे। हर प्रश्न का जवाब अलग अलग टॉपिक से है। फिर ये बता रहा है, फिर ये भी बता रहा है कि ये जो डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बनने की जो प्रोसेस है वो कैसी है। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, यानी एटम कंबाइन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब का जो जवाब मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। इन सब का जवाब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मिलेगा, जहां पर हम अनेक टाइप की थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वसेपर थ्योरी, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि हाउ एटम कंबाइन एंड व्हाई एटम कंबाइन। अगला प्रश्न हमारे मन में यह भी जनरेट हो जाता है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट। इट मींस ये है स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। अच्छा भैया मेरे दोस्तों, जैसे हमने एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा, तोड़ने के बाद हमारे पास कुछ नए नए प्रश्न भी बने, और उन प्रश्नों को भी हम समझेंगे, जिनको हम अलग अलग चैप्टर अलग अलग टॉपिक में समझेंगे। बट आज की सेशन में हम इन्हीं के डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। हम लोग खूब पढ़े अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, ऐसा हम लोग खूब पढ़ते हैं। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो किसने की इस पर बाद में जाए, पहले हम यही सोचेंगे कैसे की। कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री पढ़ते समय अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर मिस हो जाए तो हमको परेशान नहीं होना। किसने
इस पर कुछ समझौता हो सकता है, बट कैसे को मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उस कैसे को समझने की दिशा में हमको कुछ बेसिक सी बातें होंगी और उस बेसिक सी बात हमको समझना होगा और समझना मुझे ये होगा कि जो डिफरेंट और सेम चार्ज होते हैं उनके बीच का बिहेवियर कैसा होता है। और आप समझ ही गए होंगे, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मेरे दोस्तों, आप दुनिया में सब जगह देख रहे हैं, एक नेचुरल फेनोमेना है, अपोजिट की ओर अट्रैक्शन होता है। प्लस और माइनस का क्या होगा? अट्रैक्शन। माइनस और प्लस का क्या होगा? अट्रैक्शन। नॉर्थ का साउथ के साथ या साउथ का नॉर्थ के साथ क्या होगा? अट्रैक्शन। मेरे बच्चों, वैसे ही जैसे ही नेचुरली क्या होता है? अट्रैक्शन। सेम चीज है। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं रीजनिंग टाइप का। हम लोग साइंस में या दुनिया में ज्यादातर हम देखते हैं कि अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जहां सिमिलर होने पर अट्रैक्शन होता है, अदरवाइज रिपल्सन। सिमिलर में क्या होगा? अट्रैक्शन। और डिसिमिलर यानी अपोजिट की बात करें, अगर डिसिमिलर होगा तो वहां हो जाएगा रिपल्सन। आप सोच के बताइएगा और अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट करके आप इसे जरूर बता दीजिएगा। चलो भाई, हम लोग चलें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते रहें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो पहला नाम है वह है भैया माइकल फैराडे का। बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट, जबरदस्त किस्म के साइंटिस्ट, तूफानी आदमी, क्रांतिकारी। क्या बात! ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने इसको बढ़ाया। फिर दूसरे साइंटिस्ट भी आए, विलियम क्रुक्स भी आए, और तमाम साइंटिस्ट इनके उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से चेंज करके लोग करते रहे। और उसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट का परिणाम था कि हमने इलेक्ट्रॉन को खोजा। इलेक्ट्रॉन को हमने जाना कि एटम में कोई ऐसा भी पार्टिकल है जो सारे एटम में पाया जाता है। एक ऐसे पार्टिकल भी हमने खोज की जो सारे सभी प्रकार के एटम में पाया जाता है। क्या है, कैसे पढ़ें? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इसको हम लोग समझेंगे आगे फिगर से। डिफरेंट गैस लेंगे, उनके लिए हमें अलग अलग तरीके से उसे हम एडजस्ट करके वैक्यूम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे लो प्रेशर करना है तो लो प्रेशर के लिए तो गैस अंदर से हटानी पड़ेगी, यानी वैक्यूम पंप से मुझे इवैक्यूएट करना है। क्या है वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस क्या क्या यूज होते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये मेरा रहा अपना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ये कुछ है नहीं, ये जो कैथोड रे ट्यूब है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें क्या है, कांच का बना हुआ है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और फिर इनको हमने बाकायदा इसमें सील करके रख दिया। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी के एक माइनस और प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया गया। और ये जो बैटरी है, इसका वोल्टेज, ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा है, से ज्यादा। समझ गया? हाँ, एक बात आपको बताते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो सर जब हम लोग को पढ़ाते थे 10,000 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी चाहिए, हम लोग सोचते थे यार हम लोगों ने तो 12 वोल्ट बैटरी से ज्यादा देखा ही नहीं है, इसका मतलब 10,000 वोल्ट से ज्यादा जोड़ने के लिए मुझे तो बहुत सारी बैटरियां लानी पड़ेंगी, फिर ये कितना वोल्टेज होगा। दोस्तों, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए मुझे बहुत सारी बैटरी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसमें कुछ ट्रांसफार्मर या कुछ और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा करके
हम एक नॉर्मल वोल्टेज वाले करंट से हम हाई वोल्टेज का करंट हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ ये मत सोचिए कि आप बहुत सारी बैटरी लगाई गई है, इसका मतलब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम इसको अच्छे से देखें, तो यहाँ पर हमने कोई सर्किट लगा करके इतना हाई वोल्टेज हमने जनरेट कर दिया है। ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब में हमने एक वैक्यूम पंप लगा करके अंदर से गैस खींच ली है, और गैस खींचने के बाद में अंदर हमने बहुत ही लो प्रेशर जनरेट कर दिया है। और ये जो लो प्रेशर हमने जनरेट किया है, और इस लो प्रेशर पर जैसे हमने हाई वोल्टेज का करंट पास किया, तो हम कुछ देख रहे हैं, और देख हम ये रहे हैं कि कैथोड की साइड से कुछ रेज निकलती हैं, और ये रेज एनोड की तरफ मूव करती हैं, और एनोड की तरफ मूव करते हुए एनोड को हमने छिद्रित लिया था, परफोरेटेड लिया था, जिन छिद्रों को क्रॉस करके एनोड की साइड में जो पीछे की तरफ ये है, यहाँ पर हमने जेडेनियस जिंक सल्फाइड का जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने लगा रखी है, इस पर जब ये पड़ती है तो चमक उत्पन्न होती है, और यहाँ पर ये चमक उत्पन्न हो रही है। इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई रेज आ रही है इस साइड से। अगर हम ऐसा देख रहे हैं, अगर हमने ऐसा देखा, तो मेरे दोस्तों हम इस बात को ऐसे समझें कि अगर हम बैठे हमारे सामने की तरफ अगर लाइट दिखी, इसका मतलब हम तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं कि कहीं लाइट का सोर्स पीछे की तरफ से है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट था, और यहां से हम लोगों ने देखा, ये इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा कैथोड था ये छिद्रित था। इसके पीछे हमने जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने लगा रखी है, जिस पर ये रेडिएशन पड़ती है तो ये चमक उठती है वैक्यूम पंप से। ठीक है, ये जो रेज निकलती थी कहां से आई है? कैथोड की तरफ से, इसलिए इनको हमने क्या कहा? कैथोड रे कहा। और इस कैथोड रे पर हम लोगों ने आगे चल करके बहुत सारी स्टडी की। कैथोड रे पर हमने स्टडी किया, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक सीखी। ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये रास्ते में पड़ी हुई पिन व्हील्स को घुमा देती है, इसका मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बनी है। किसी मेटालिक सरफेस पर पड़ती है तो उसे गर्म कर देती है, गैसों को आयोनाइज कर देती है। ये तमाम तरह की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद में मुझे ऐसा पता चला कि ये जो कैथोड रे है, ये जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, इस पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। यानी कैथोड रे इज मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर हम गैस बदल लें, कुछ भी बदलें, लेकिन इस कैथोड रे के पार्टिकल पर कोई विशेष चेंज नहीं आता है। इट मीन्स ये जो पार्टिकल है कैथोड रे में, ये सभी प्रकार के मैटर में पाया जाता है, सभी प्रकार के गैसेस में पाया जाता है, सभी प्रकार के एटम में पाया जाता है। इसलिए इस पार्टिकल को हमने फंडामेंटल पार्टिकल कहा। और फंडामेंटल पार्टिकल कहते हुए, फंडामेंटल पार्टिकल कहकर समझाते हुए हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल था, जो कैथोड रे में था, इसी को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। इसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। ये हमको कैसे पता चला? ये निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर कैथोड रे जो सीधी रेखा में जा रही है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम जाती थी, और पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट होना ये सिद्ध करता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होने से प्रूफ होता है कि जो कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज है। आप इसको अच्छे से, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो अपनी बुक से पढ़िएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेगा, क्योंकि हम कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाते हुए उस कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर के बना था, उस पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रॉन कहा, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने E/m की वैल्यू कैलकुलेट की। कौन है ये? ये है जे थॉमसन। E/m है क्या चीज? E/m आपके उस इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपान मास का रेशियो है। क्या है? चार्ज अपान मास रेशियो है। और ये जो चार्ज बाई मास का रेशियो है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद में इनका ये जो रेशियो है, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आगे की बातों में। समय बीता, एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिल्कन, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारी स्टडी की, और उस स्टडी को लेकर के और हम जे थॉमसन के इस E/M के रेशियो को लेकर के हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, और उस कैलकुलेशन को लेते हुए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में जानकारी कलेक्ट कर पाते हैं। मेरे दोस्तों, चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसे आप स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, इसको जे थॉमसन ने निकाला, और वो वैल्यू आपको इतनी मिली। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर E/M मुझे पता हो, और अगर इनमें से मुझे कोई एक वैल्यू अगर पता चल जाए तो दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये सारी चीजें मुझे मिली मिल्कन के आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और उस आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से यूज करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास दोनों हमने निकाला। और मेरे दोस्तों, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इतनी बार आप लिखें, सुने और समझे, इसे याद कर लें। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। याद रखें, ये चार्ज की जो वैल्यू है ये निगेटिव में है, मतलब इतने कूलाम निगेटिव चार्ज होता है। इसके साथ जो दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल हुआ, उसकी भी हम डिस्कवरी करते हैं, और सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं, क्योंकि जब एक किसी को सक्सेस मिल जाता है तो उस बात को लोग अलग अलग तरीके से कुछ बदल करके अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसी एक्सपेरिमेंट का परिणाम रहा कि अगली बार हमने क्या किया कि ये जो हमारा एनोड था, इसको हमने परफोरेटेड ले लिया। फिर सेम एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया, तो हमने देखा कि अब कैथोड से भी कुछ रेज आ रही हैं, जो इस होल से होकर के इधर की तरफ पास करके जा रही हैं, और इनका नाम पड़ा, चूंकि कहां से आ रही है, ये एनोड की तरफ से आ रही है, इनको हमने क्या कहा, एनोड। जो हमारा कैथोड था, ये मेरा परफोरेटेड, यानी अब की बार हमने क्या किया, कैथोड को छिद्रित ले लिया, और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो मुझे पता चला कि हमारे एनोड की तरफ से भी कुछ रेज निकलती है, जिनको हमने प्लस रेज भी कहा, पैनल रे भी कहा। लेकिन यहां पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। आपको बता दें, इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें हम इसमें गैस को चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, लेकिन जो पार्टिकल बन रहा था कैथोड रे, जिससे मिलकर उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जबकि इसमें अगर हम गैस चेंज कर देते हैं, तो गैस चेंज करने के बाद में यहां पर जो पॉजिटिव रे में, जो प्लस रे में जो पार्टिकल आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, इनका मास चेंज हो जाता था। थोड़ा आपको चेंज दिखेगा, यहां पर आपको रेड ग्लो आपको दिखेगा, लाल रंग की चमक आपको दिखेगी, जबकि इससे पहले वाले में ऐसा आपको कुछ नहीं बोला गया है। आप ध्यान दें, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर चमक आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ चमक का कोई रंग नहीं बोला गया है। जबकि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस इतना है, यहाँ पर एनोड को हमने छिद्रित ले लिया है, और यहाँ पर जो चमक पड़े उसका कोई रंग नहीं था। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने अब की बार कैथोड को छिद्रित ले लिया है, और यहाँ जो चमक आ रही है वो रेड कलर की आ रही है। आप इस पर आगे बात करेंगे। और जब हमने ये देखा, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो पार्टिकल है वो क्या है। एक्चुअली अगर हम समझें, तो ये जो रेज यहाँ से निकल रही थी, ऐसा तो था नहीं कि अब की बार हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो कैथोड रे नहीं निकला, कैथोड रे अब भी निकल रही है। तो जो कैथोड रे है, वो गैस मॉलिक्यूल से टकरा करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के साथ मिलकर के अपने डायरेक्शन में चली जाती है, कैथोड रे बन करके। लेकिन गैस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और गैस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यही जो आपका धनायन है, गैस मॉलिक्यूल का जो धनायन है, वही आपका एनोड रे को बनाता है। एनोड रे इन्हीं धनायनों से मिलकर बना है।
क्योंकि अगर आप गैस चेंज करोगे तो उनके कैटायन चेंज हो जाएंगे, और कैटायन अगर चेंज हो जाएंगे तो एनोड रे के पार्टिकल का मास भी चेंज हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने गैस बदल करके, इलेक्ट्रोड बदल करके तमाम एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने पाया कि जो E/m की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किस केस में मिलती है, तो मैक्सिमम केस में जो मिला है वो हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम मिला है। हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम क्यों मिला? क्योंकि इसका मास मिनिमम है। तो जो बिल्कुल लाइटेस्ट गैस थी, लाइटेस्ट गैस जो कि H2 है, और उस H2 को जो हमने लिया तो E/m की वैल्यू मैक्सिमम मिली, और यहां से फिर हम आगे, अभी यहां से हमने आगे प्रोटॉन के बारे में समझना शुरू किया। एक्चुअल में एक बात और आप समझ लीजिए कैसे ये आइडिया आया कि ये प्रोटॉन है, तो आपको बता दें, आज समझना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें पहले से जानते हैं। एक्चुअल में जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो आपका सिंपल हाइड्रोजन है, जिसे आप प्रोटियम बोलते हो, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है इस एटम में। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में अगर हम लेते हैं, और आप जानते हैं इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड रे इसके साथ आएगी, इससे टकराने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया तो केवल इसका न्यूक्लियस ही बचा, और न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन यानी जो हाइड्रोजन गैस को जब हमने लिया है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस का जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, यही एक्चुअल में प्रोटॉन है। और बाद के रिसर्चेस से, बाद के डिस्कवरीज से ये पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये भी सारे एटम में है, और सारे एटम में ये प्रेजेंट है, और इसी से हमने इसका नाम दिया प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहते हुए हमने इसे फंडामेंटल पार्टिकल माना। मेरे दोस्तों, इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी, हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन, इन सबकी डिस्कवरी में टाइम लग रहा है, काफी अच्छा खासा गैप है, बहुत स्टडी के बाद में सारी बातें आप जान रहे हैं, जो हम लोग विदिन आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इस बात को जो हम समझ रहे हैं। यहां से कुछ कुछ प्रॉब्लम उस समय भी थी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी हमने समझ लिया था और चार्ज भी समझ लिया था। आगे हम लोग समझते हुए प्रोटॉन के लिए भी मास और चार्ज हमने देखा। अगर आप देखे होंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो चार्ज है, वो चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब इक्वल चार्ज है, लेकिन अलग अलग साइन, अलग अलग, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकली वो इक्वल है, बट एक पर निगेटिव चार्ज है तो दूसरे पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, ये बात आपको याद रखना है। और यहां से आप अच्छे से E/m की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, आप अलग अलग यूनिट में आप इसे देखिए और समझिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, हम इतना जान चुके हैं कि कोई भी एटम है, उस एटम पर कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर प्रोटॉन है, हमने चार्ज को यहां से समझ लिया, बैलेंस हुआ। लेकिन जब भी हम मास की बात करते थे, एटम के मास को, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ने के बाद भी एटम का मास कुछ ना कुछ ज्यादा होता था। तो लोगों के मन में उस समय भी एक क्वेश्चन था, लोगों के मन में एक गेस था कि एटम में इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है, क्योंकि इसकी वजह से जो वेट है वो अलग आ रहा है। समझो कि हम झोला लेकर के गए, 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो नमक हमने ले लिया, टोटल हमने किया अपने हिसाब से 2 किलो। लेकिन फिर हम आगे जाकर के झोले को जब हम देखते हैं तो उसका वेट ज्यादा लग रहा है, हम उसको तौले तो मुझे पता चला कुछ ज्यादा है।
इसका मतलब क्या है कि हमने जो सामान अभी तक लिया है, चावल, नमक, आलू, प्याज, नमक, इसके अलावा भी इसमें कुछ और है, क्योंकि मास मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, मास डिस्टर्ब हो रहा है, और उस मास के डिस्टर्ब होने को लेकर के समय बीतता गया। एक अगला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो जो अगला एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट चैडविक कर रहे थे, और चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि एक और पार्टिकल है, और वो एक जो दूसरा पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। मेरे दोस्तों, इस न्यूट्रॉन को भी हम समझेंगे, इसकी भी डिस्कवरी कैसे हुई। तो जो आपके चैडविक थे, चैडविक अंकल, ये भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सब साइंटिस्ट है भैया, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, स्वयं प्राइज ले जाते हैं, हम लोगों को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल दे जाते हैं। हालांकि उसका यूज भी ह्यूमन काइंड के लिए बहुत कुछ है, बहुत फायदे की चीज है। तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट किया, और बम्बार्डमेंट करने के बाद में इनको एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन। मेरे बच्चों, एक बात आप दिमाग में थोड़ा सा बना के रखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसका एक मतलब और भी निकलता है कि इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों चार्ज है। ये बात केवल यहां सुन लीजिए, जब कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कह रहे भैया हमारे पास एक को पैसा नहीं है, वो भी हो सकता नहीं है। एक बात ये भी हो सकता है कि हमारे पास 4 रुपया प्लस में है और 4 रुपया माइनस में है, इसका मतलब भी तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो ये दो तरीके की बात है, हम लोग इस पर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हुए हमने इसे न्यूट्रॉन कहा। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और सबके लिए E/m की वैल्यू निकाली। हम आपको बता ही दिए कि इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है। हम देख भी लेते हैं कि आगे क्या है। इसका जो मास आपको लगभग इतना मिल रहा है। E/m की वैल्यू, चूंकि चार्ज है नहीं, तो E/m की वैल्यू 0 मिलेगी। इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा, इसको हमने अच्छे से समझा। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, धैर्य के साथ आप लोग इतने देर तक सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आज के इस सेशन को हम अगर फिनिश करें, तो कंक्लूड करें, तो आपको मालूम है आज हम लोगों ने मैटर से एटम, और एटम की बात को समझते हुए हमने डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था उसको सीखा, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उनकी कुछ पार्टिकल्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा। कैथोड रे, एनोड रे पर हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पर भी वीडियो बना देंगे। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें हैं, वो आप उसे समझ लीजिए, पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इनकी डिस्कवरी हुई, और इनके लिए E/m की वैल्यू निकाली गई, और उससे हमने चार्ज भी पता किया और मास भी पता किया। तो याद रखिए, इनका चार्ज, इनका मास और भी E/m की वैल्यू, इन तीनों पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको याद होना चाहिए। आप तुरंत विद इन सेकेंड आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। दोस्तों, इस सेशन को हम कंक्लूड करें उससे पहले हम आपसे एक आध प्रश्न पूछ लें, या यूं कहें कि आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज के लिए, आज के इस लेक्चर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन्हें पढ़िए, देखिए, और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा। आपका पहला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, आप इसे पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, उत्तर दीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका ये रहा चौथा क्वेश्चन, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, और ये रहा आज की लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे
ना ही समझो, आप इसे ना ही समझो। ये रहा आज का अपना सेशन। आप लोगों ने हमें बड़े धैर्य के साथ इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।